AK भामरी जी, जैसा कि आपने अभी अपने सभी सहयोगियों को सुना होगा, देवराज जी का एक कहना है कि मूल भावना पे किसी ने काम नहीं किया। मूल भावना जो थी, जो मिलना चाहिए था, आज भी जो जरूरतमंद है उन तक तो आरक्षण की कोई फायदा पहुंचता नहीं है। बीच में अब OBC का 27% दे रखा है, तो आरोप ये लगता है कि वो सिर्फ यादवों को मिलकर रह जा रहा है, उसमें अति पिछड़ा छूटे जा रहे हैं। तो ये जो कुल मिला के आरक्षण पर बात भी की जाए, इतना है, तो इसके आरक्षण की जगह कोई एक बात ऐसी क्यों ना की जाए जो डेवलपमेंट पॉलिसीज की बात, चाहे तो अनुपम जी ने की, राहुल जी ने भी कहा, देवराज जी ने भी कहा, तो क्या इन सब पे विचार नहीं करना चाहिए? आरक्षण रहे, खत्म करने की कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि आरक्षण जो कहा गया संविधान में वो इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत दबे कुचले लोग थे, नहीं पहुंचती थी उन तक कोई कई चीजें, तो वो कैसे उस समय में जब कोई टेस्ट हो रहा है तो बराबर बैठे, तो कहा गया आरक्षण दे दिए। समीक्षा इसीलिए हर 10 साल पे है, और समीक्षा होते समय शायद ही कभी ये बात उठती हो। हाँ, इलेक्शन आता है तो जरूर उठ जाती है। तो इसमें क्या है कि जिसके लिए आरक्षण दिया गया संविधान में, उसको तो फायदा कम मिलता है, सियासी फायदा जरूर ले लेते हैं कि हम दिला देंगे, या हम देखिए आए तो हमने अगड़ों को भी दे दिया, आप चिंता मत कीजिए, हमें सबका ख्याल है। पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आपने बात बहुत अच्छे सारांश में बताई है। मेरे हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं कि ये यूपी का मुद्दा नहीं है, अब जैसे आपने बताया है कि जाट लैंड से अब यादव लैंड की तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है ये मुद्दा ओबीसी के 27% का नहीं है। अगर आप देखा जाए तो हर 10 साल में सेंसस होते हैं, तो ओबीसी का जो परसेंटेज है अब बहुत आगे निकल चुका है, मुझे लगता है उससे तो आगे निकल चुका है। दूसरी बात है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ये बात जाहिर सी बात है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, सिर्फ मायने और पैमाने बदलेंगे। तो अभी जो लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की, जो लड़ाई है वो आप ये देखिए कि दो उसकी विचारधाराएं हैं। बीजेपी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से आरक्षण खत्म नहीं होना चाहता, आरक्षण को एक अमेंडमेंट देना चाहते हैं, एक नया रूप देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहते हैं जो अभी आरक्षण है उसी में संतुलन बनाए रखा जाए, उसकी जो परिभाषा है उसमें चेंज ना करा जाए। और दूसरी, मैं आपको सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक न्याय का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। तो ये बोलना कि ये चेंज हो जाएगा, एकदम से आरक्षण हट जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर किसी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है उसका एक बहुत रिगरस प्रोसीजर है। 2/3 स्टेट्स को अपना कम से कम उसमें रजामंदी देनी पड़ती है। दूसरा, मुझे लगता है ये जो आरक्षण का जो सियासी खेल है वो इलेक्शन से पहले जरूर इसलिए उठाया जाता है क्योंकि ये इशू ही इलेक्शन का है। इलेक्शन का मतलब है कि ये आरक्षण का जो मुद्दा है ये वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि रिजर्वेशन और जब भी इलेक्शन आता है इसलिए ये मुद्दा बहुत आगे स्पॉटलाइट में रहता है। दूसरा, आपने एक बात और बहुत अच्छी कही, एग्री टू डिसएग्री वाली, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चिंता है। चिंता इसलिए है जो आरक्षण के एंटी हैं वो भी इस पे बात नहीं करते हैं, जो आरक्षण के लिए हैं वो भी इस पे खुल के बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और आरक्षण मुझे लगता है यूपी का मुद्दा नहीं है, पूरे इंडिया का मुद्दा है। अगर देखिए हर स्टेट इससे इफेक्ट होती है। अगर आप इसमें देखा जाए कि जब भी आरक्षण में भर्ती होती है तो वो हर जगह से इफेक्ट करती है, हर सरकारी, सेंट्रल हो या स्टेट की पॉलिसी हो, भर्तियां डायरेक्टली इफेक्ट करती है रिजर्वेशन को, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, थर्ड फेज, ये मुद्दा तीसरे चरण में क्यों उठाया गया, क्योंकि आने वाले चरण में जहां जहां वोटिंग है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आरक्षण में इसी की वजह से लड़ाई दो है, दो विचारधाराओं की, बीजेपी कांग्रेस की। एक चाहते हैं कि ट्रेडिशनल रिजर्वेशन बना रहे, दूसरा उस रिजर्वेशन आरक्षण में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, एक नया ठीक है, स्वरूप देना चाहते आपकी बात भामरी जी मैंने ले ली मोटी मोटी। आपका ये कहना है ये दो विचारधाराओं का है, दोनों अपनी अपनी, एक प्रोग्रेसिव है कि चेंज अमेंडमेंट लाके कुछ बेहतर किया जाए, और एक है कि जो चल रहा है उसी में संतुलन नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा। तो साजिद, आपसे ये समझेंगे, इसीलिए 2022 से जाति जनगणना का मुद्दा था,
चुनाव में, विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में, और अब की तो है ही, जब से ये जाति जनगणना का नंबर निकल आया बिहार में, तो फिर ये था। और अब आ चुका था वहाँ पे जहाँ यादव परिवार के 3 मेंबर का चुनाव होना ही है, आदित्य का, डिम्पल का और अक्षय यादव का। तो फिर और धर्मेंद्र, हाँ, ये तो घर में था और यहाँ पर ये राजनीति आई, तो फिर अब वो लगातार चल रहा है कि आरक्षण खत्म। और जो इस 10 सीटें हैं ना, यहाँ पे पिछड़े और दलित मिलके और उसमें मुसलमान जो वोटर है मिल जाए, तो ये फिर एक तरफा चल जाता है। लेकिन शायद वो इतना बटा है चुनाव जातियों में, तो जब वोट पड़ने जाता है तो वो इस जाति का है। वैसे चुनाव से पहले तक सब यही कहते रहते हैं कि हम जाति देख के नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और हमने जो काम किए हैं हमारा काम बोलता है। ये क्या लग रहा है? देखो, लगना क्या है सर कि बात, अभी 2 चरण का चुनाव आपने खूब अच्छे से देखा है, तो जो ताप होना चाहिए था ना, वो तमाम मुद्दे सारे आजमा लिए। जो तर्कस में तीर होते हैं कि इस बार अच्छा ये छोड़ के देख लो, इससे भी गर्मी पैदा नहीं हुई, इस बार दूसरा छोड़ के देख लो, तो तीसरे चरण तक आते आते लगा कि शायद हो सकता है यहाँ से कुछ हो जाए। यहाँ से इसलिए कुछ हो सकता है कि वही जो अभी हम तुम्हारे पैनलिस्ट भी बात कर चुके थे कि यादव लैंड वाला मामला आएगा, प्लस ओबीसी वाली तमाम जातियां और मुस्लिम वाला। तो अगर इसको आरक्षण के नाम पर किसी तरह से अगर वोट को बंटवारा इस तरह से हो चुका कि भाई आरक्षण वाली पार्टियां कम से कम बीजेपी के पाले में किसी तरह से खिंच के आ जाएं, और ये अखिलेश यादव की भी कोशिश यही है, उनकी कोशिश ये है कि मैं आरक्षण और प्लस मुस्लिम वाला दोनों वाला मामला उठा के हम सबको एक ही जगह रखने की कोशिश कर लें। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अब जो लग रहा है वो ये तीसरे चरण का मामला है। तीसरे चरण में अगर ये मामला थोड़ा सा लगा कि इसमें कुछ दम है, तो ये लगाई तो आगे तक ये रफ्तार पकड़ेगा। क्योंकि चुनाव भी जो 7 चरण में है ना, हाँ, वो यूपी और बिहार में है और बंगाल में उसी पिच पर है, हाँ, जिस पर अभी ये आरक्षण वाला जो दांव खिला गया है। अनुपम जी, आपके पास एक बात तो है, 89 में जब ये आरक्षण आया निकल के, वीपी सिंह ने लागू करवाया, उसी के बाद बीजेपी को समझ में आया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने ओबीसी। चाहे वो ऐसे कह लीजिए कि तब राम मंदिर का था, उनको लेके आए। जिस तरीके से उसके बाद ओबीसी मुख्यमंत्री बनते चले गए सॉरी इसमें बीजेपी में, उससे पहले वो लाइन नहीं दिखती थी। और क्या अब ओबीसी मजबूरी है या उनका नंबर जो है इस वजह से अब उनको मिल रहा है? जो 75 में नारा आया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो अब शायद राहुल गांधी भी बोलते हैं, जो कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध में थी इस नारे के। लेकिन क्या ये अब बिना आरक्षण के कुछ बनेगा नहीं काम क्या बीजेपी का? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे याद है पुष्कर भाई, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उस समय मंडल आयोग लागू हुआ था। तो अरुण शौरी साहब उस समय इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मंडल आयोग के, मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा था कि साहब ऐसे भी इस देश में कई बार अलग अलग तरह की आगे बढ़ाई गई हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण का जो जिन्हें निकला है, ये एक ऐसी आग है जो आज मैं अरुण शौरी कह रहा हूँ कि साल दर साल और डिकेड दर डिकेड, दशक दर दशक भड़कती जाएगी, रुकने का नाम नहीं ले। उससे मुझे उनकी बात इतनी शौक लगी थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, और वैसे भी बहुत ढेर सारे लोगों को बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन है। मुझको सोशल मीडिया में 100 में से 90 लोग ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हुए नजर आते हैं। तो मन को याद दिला दूं कि ओबीसी कास्ट नहीं, क्लास है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों शामिल हैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि ओबीसी में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं। और इसलिए एक, और अब आप देख रहे हैं कि पूरा अशराफिया भी है, मुसलमानों का पूरा उन्होंने वो जो टॉप के होते थे, वो सैयद, मिर्जा, पठान और ये अब सारी इधर आ जाते हैं। साजिद भाई बेहतर बताएंगे। तो बहरहाल तो वो सब उनको भी शामिल कर दिया। तो ये एक अदर। अच्छा, दूसरी बात, आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिविलेज बिकम्स राइट। हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या कहता है, हमारे दुनिया में कहता है अगर 12 साल तक आपके घर से लोग रोड निकाल रहे हैं और आपने 12 साल उनको नहीं रोका, तो 12 साल बाद वो रोड पब्लिक रोड मानी जाएगी। तो ये प्रिविलेज जो होता है वो राइट हो जाता है।
आपको जो है तो हाँ, तो आप आरक्षण देखिए खत्म होने वाला नहीं है। वो जो तथाकथित सवर्ण जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसके साथ रिकंसाइल कर लिया है, उन्होंने इसके साथ मान लिया। अभी नहीं, वो शुरुआत से मान लिया था। दिक्कत आई जब मंडल आयोग लागू हुआ। मंडल आयोग को भी एक बात मेरे को कोई बताई, इतने ढेर सारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे। मंडल आयोग 50 साल पहले वो कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया था। नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने 50 साल पहले 1967 में लागू कर दिया था बिहार में। नारायण दत्त तिवारी ने 80 के दशक में लागू कर दिया था उत्तर प्रदेश में ओबीसी या रिजर्वेशन। तो सारा बवाल तब क्यों हुआ जब वीपी सिंह ने लागू किया, क्योंकि राज्य दर राज्य, तमिलनाडु से लेकर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, सब जगह लागू हो चुका था ओबीसी आरक्षण। फिर भी जब वीपी सिंह लागू करते हैं तो चूंकि उनकी नीयत ऐसी थी, नीयत होने, वीपी सिंह का एक डायलॉग हुआ करता तो हम लोग जाते थे कि हर अशोक को एक कलिंग चाहिए, बिना कलिंग के अशोक नहीं बनता, तो अशोक बन रहे थे वो। तो कुल मिलाकर उनको लगता था कि साहब जितनी आग बढ़ गई उतना में हीरो हो जाऊंगा, हुए भी कह रहा। तो कुल मिलाकर आरक्षण पहले ही लागू हो चुका था। मंडल आयोग लाया तो जिन नियत से लाया, जिस कारणों से लाया, देवीलाल को चेक करने के लाया, तो वो एकदम बात बिगड़ती चली गई, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको भी समझे ना कि समाजवादी नीतियों के चलते जब 1991 में दिवालिया हो गए और चंद्रशेखर सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, तो उसके बाद जब ये नरसिम्हा राव, और मैं नरसिम्हा राव कहता हूं, मनमोहन सिंह नहीं कहता हूं, क्योंकि वो नीतियां जिसके चलते हम दिवालिया हुए, वो नीतियां मनमोहन सिंह 1972 से बना रहे थे। मनमोहन सिंह एक बाबू थे, एक सरकारी बाबू थे, जो प्रधानमंत्री कहता था वो करके ले आते थे। तो उनको इंदिरा गांधी ने कहा ये बना दो, राजीव गांधी ने कहा ये बना दो, नरसिम्हा राव ने कहा कि साहब एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी बजट बना दो, बना के ले आए। उसके बाद से डिसइन्वेस्टमेंट कैसे, जो निजीकरण की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो मैं याद दिला दूं अखिलेश यादव को, 1986 में देवगौड़ा जिस समय प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, उस 1986 में, 1996 में जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, इस देश का पहला डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन गठित हुआ था और पहले झटके में 40 बड़े बड़े पीएसयू उसको दिए गए थे डिसइन्वेस्ट करने के लिए। ये मुलायम सिंह के मंत्रालय की बात हो रही है। पहले झटके में 40 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 40 सार्वजनिक क्षेत्र के बड़ी इंडस्ट्री मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में दी गई थी 1996 में। पहला डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में गठित हुआ, जिसने फरवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट दी। तो ये सब ना समझाएं कि निजीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है। एक पैरेलल एक और आपको देखा है कि एक और डिमांड चल रही है कि साहब हमको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी वो मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ग्लोबल फाइनेंस कुछ ऐसा है कि अब भाई एक अगर मल्टीनेशनल आ रही है, ज्यादातर कंपनियों का फॉरेन हार्ट, जिसे कहना बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, विदेशी पैसा लगा है, उसमें आप प्राइवेट सेक्शन में, जब प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण देंगे तो जाहिर है कि आपके यहाँ बहुत ढेर सारी कंपनियां भागेंगी। तो ये मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, इतना आसान बात नहीं है। हर आदमी आरक्षण को अपनी नजर से देख रहा है, अपनी नजर से बता रहा है। हमारे पास देखिए, अभी आपने देवराज सिंह साहब को एक दलित चिंतक करके आपने इनको टाइटल किया है। नहीं, उनसे पूछ के किया। हाँ तो ठीक है, तो मैं आज देवराज जी से एक बात पूछ, देखिए मैं आरक्षण की बात कह रहा हूं, आप मुझे बताएं, मैं अक्सर कहता हूं SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर क्यों नहीं? मेरी बात समझे पुष्कर भाई, अलाउ मी टू आर्टिकुलेट माय क्वेश्चन। भाई अगर उसमें क्रीमी लेयर होगी तो अगर एक कलेक्टर के लड़के से एक धोबी का लड़का, एक सफाई कर्मी का लड़का कैसे कंपीट करेगा? अगर SC ST उसमें क्रीमी लेयर आप दे देंगे तो वो जो पद हैं वो किसी जनरल कैटेगरी को तो नहीं चले जाएंगे, वो किसी ओबीसी को तो नहीं चले जाएंगे, कि वो जाएंगे तो फाइनली दलितों को ही जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये आ रही है कि साहब इसमें SC ST के जो रिजर्वेशन है, जो आज इतने 60-70 साल से चल रहा है, इसमें जब आप क्रीमी लेयर की बात करें तो ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं, ये जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो इसके लाभार्थी हैं, वो होने नहीं देते। आप मुझे बताएं, मुझे इसमें ये सीटें कि ना जनरल को जा रही है ना ओबीसी को जा रही है। SC ST रिजर्वेशन में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से लगातार आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसने एक भी बार आरक्षण का स्वाद नहीं चखा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा? कैसे एक आप उनको इक्वल पेडिस्टल पे रख रहे हैं? तो मेरा कहना मतलब है कि जिस आधार पर आप आरक्षण मांग रहे हैं कि साहब हम जमाने से दबे हुए हैं, उसी आधार पे आप अपनी ही बिरादरी को आरक्षण देने को तैयार नहीं है क्रीमी लेयर बनाकर। लेकिन इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता।